ओके, हमने बात की मूवमेंट्स की। मूवमेंट्स के बाद जो हम थर्ड टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो होगा रेजिस्टेड मूवमेंट का। तो न्यूरोमस्कुलर इंटेग्रिटी, अगर तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई प्रॉब्लम है, कोई पैथोलॉजी है, कोई लीजन है ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के किसी लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ गया, उस वजह से भी मस्कुलर जो मूवमेंट है बॉडी के अंदर वो नहीं हो पाएगी। या अगर कोई मसल टियर हो चुका है, उस वजह से भी रेजिस्टेड मूवमेंट करवाएंगे तो पर्सन मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो हमें इससे आइडिया हो जाएगा कि रेजिस्टेड मूवमेंट के दौरान कोई उसका न्यूरोमस्कुलर इंटेग्रिटी तो कंप्रोमाइज नहीं है। तो पहले आपने मूवमेंट चेक कर ली, उसके बाद मूवमेंट हो रही है या कम हो रही है या ज़्यादा है, तो हमने फिर रेजिस्टेड मूवमेंट चेक करके हमने न्यूरोमस्कुलर इंटेग्रिटी को चेक कर लेना है। इसके अलावा हम पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स भी करवाते हैं। फ्रोजन शोल्डर की लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पेशेंट अनएबल टू मूवमेंट एट द शोल्डर जॉइंट, तो उसके अंदर हमने मूवमेंट्स को चेक करना है, तो वो एक्टिवली कुछ रेंज तक लेके जा सकेगा, लेकिन उसके बाद वो नहीं ले जा पाएगा। तो उस जहाँ तक वो एक्टिवली ले जाता है उसके आगे फर्दर हम पैसिव मूवमेंट करवा के देखेंगे, और उस पैसिव मूवमेंट के अंदर हमें ये फील होगा कि प्रॉब्लम किस टाइप का है। अब वो मूवमेंट्स किस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक जो मूवमेंट होती है जिसे हम फिजियोलॉजिकल मूवमेंट का नाम देते हैं। जो नॉर्मल रेंजेस हैं, वो नॉर्मल रेंजेस पूरे बॉडी के किसी भी जॉइंट के ऊपर, सारे मसल्स अगर इंटैक्ट हैं, वहाँ पे जॉइंट्स इंटैक्ट हैं, सॉफ्ट टिश्यूज इंटैक्ट हैं, तो उस वजह से नॉर्मल मूवमेंट हो पाएगी, और उस मूवमेंट को हम फिजियोलॉजिकल मूवमेंट का नाम देते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल मूवमेंट्स के साथ साथ एसेसरी मूवमेंट्स भी हो रही होती हैं। तो इन दोनों को चेक करने के लिए हम पैसिव मूवमेंट्स और पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट करवाते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट भी होते हैं। अब वो स्पेशल टेस्ट हमने रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि किस रीजन के अंदर कौन से स्पेशल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो वो जब प्रैक्टिकल पोर्शन हम करेंगे, वहाँ पे हम हर रीजन के स्पेशल टेस्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब इन सारे टेस्ट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि हमने स्पेसिफिक होना है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जिस तरह का प्रॉब्लम होगा उससे रिलेटेड हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करेंगे, तो पेशेंट के लिए भी वो फ़ायदेमंद होगा, और हमें भी पता चलेगा कि हम जो स्किल्स अप्लाई कर रहे हैं, जो टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं और कितनी वैलिड हैं। तो अब जब हम ये प्रिंसिपल को माइंड में रखते हुए ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो हमने आज अपने हाथों के अंदर पहला सेंसर लगाना है, वो है क्वालिटी ऑफ मूवमेंट को चेक करने का। हमने क्वालिटी चेक करनी है कि वो मूवमेंट किस टाइप की है। उस क्वालिटी को चेक करने के लिए जो एक्टिव मूवमेंट है, पैसिव है, एक्टिव असिस्टेड है, वो किस तरह के मूवमेंट करवा रहे हैं, रेंजेस उस जॉइंट के ऊपर प्रॉपर हैं या नहीं है। तो वो रेंजेस चेक करने के लिए समटाइम्स हमें किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, और वो डिवाइस हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो गोनियोमीटर है। इसके अलावा हम जो है फिंगर टिप्स को यूज़ कर सकते हैं, उसके डिफरेंट लेंथ्स मेजर करने के लिए हमारे पास टेप होती है, और हमने कुछ पोजीशंस पढ़ी हैं, तो उन पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम अपने ये मेजरमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की जो जनरली मूवमेंट्स हैं, हाइपोमोबिलिटी एंड हाइपर मोबिलिटी। तो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स के साथ हमारे पास पेशेंट आ सकता है। तो अगर तो वो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग हो, तो उसे आसानी से हम असेस कर लेंगे, और उसके अंदर जो एंड फील होगा वो पैथोलॉजिकल एंड फील होगा। किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई पैथोलॉजी, अंडरलाइंग पैथोलॉजी चल रही है, और उस वजह से वो उसकी मूवमेंट लिमिट होगी। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो हर रीजन की स्पेसिफिक पैथोलॉजीज़ हैं। शोल्डर के अंदर हमारे पास रोटेटर कफ सिंड्रोम आ जाता है, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम आ जाता है, फ्रोजन शोल्डर मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ टियर होते हैं, बैंकार्ट लियन है, हिल सैक लियन है। फिर जो है हमारे पास ये ऑक्यूपेशन रिलेटेड या स्पोर्ट्स रिलेटेड पैथोलॉजीज होती हैं। इसी तरह अगर हम स्पाइन की बात करें, तो स्पाइन के अंदर हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कि कंप्रेशन बहुत मोस्ट कॉमन है। किसी भी हिस्ट्री की वजह से, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है, हिस्ट्री ऑफ फॉल है, स्लिपेज है, उस वजह से कंप्रेशन आ जाएगा। अब वो कंप्रेशन
डिस्क के ऊपर है, जैसे कॉमनली डिस्क लीजन का नाम दे देते हैं, तो वो किस लेवल का है, उसकी इंजरी कितनी सीवियर है। तो कुछ हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिस तरह एमआरआई है या सॉफ्ट टिश्यूज को चेक करने के लिए, या एक्सरेज करवाए जाते हैं, जिस एक्सरेज के अंदर हमें बोनी डिफॉर्मिटीज या बोनी स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलता है कि प्रॉब्लम किस टाइप का है। तो ये सारी चीज़ें अगर पैथोलॉजिकल होगा तो पैथोलॉजिकल हम उसे एंडफिल नाम लेबल कर देंगे, और उसके अंदर हमें आइडिया हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास कुछ ग्रेड्स हैं, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है आज का इस चैप्टर का, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमने जितने भी मूवमेंट्स हैं उनके ग्रेड बनाए हैं, तो ये ग्रेड्स आपने याद रखने हैं। हाइपोमोबिलिटी के 3 ग्रेड हैं, इसी तरह हाइपर मोबिलिटी के भी 3 ग्रेड हैं, और नॉर्मल की जो वैल्यू है वो 3 है। अब बहुत सिंपल सी बात है कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही, और मोस्ट कॉमनली जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट होते हैं, अगर आप लोग कोई ओपीडी करते हैं तो वहाँ पे आपने देखे होंगे, अदरवाइज जब हमारी ओपीडी स्टार्ट होगी तो हमारे पास एक पेशेंट आ रही थी, वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पेशेंट थी। उसमें स्पाइन की सारी मूवमेंट्स, स्पाइन जो है इसे बैम्बो स्पाइन भी कहते हैं, और इसके अंदर जो सेगमेंटल मूवमेंट है वो ना होने के बराबर होती है, और पेशेंट की स्पाइन एक बैम्बू शेप हो जाती है। उसके अंदर फ्लेक्स्ड पोस्चर के अंदर सारी बोन्स एडहेजन्स बन जाती हैं और बहुत स्टिफनेस आ जाती है, बोनी डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती हैं, तो वो जीरो मूवमेंट हो पाती है। अगर रेंज कंसिडरेबली डिक्रीज है तो ग्रेड 1 होगा, अगर स्लाइटली डिक्रीज है तो ग्रेड 2 है। इसके अलावा नॉर्मल होगा तो उसे हमने 3 ग्रेड का नाम दिया। अगर मोबिलिटी नॉर्मल से ज़्यादा होगी तो वो 3 4 में कंसिडर करेंगे, फिर 5 और 6 में। तो अब इसमें आपने ये बात याद रखनी है, ये एक बच्चों कुछ बातें ना उन्होंने अलहदा से रखी हुई हैं। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया वो कहता है कि एक ज्वाइंट एक डायरेक्शन में हाइपोमोबाइल हो सकता है, तो दूसरी डायरेक्शन में वो हाइपर मोबाइल होगा। और स्पाइन के अंदर ये हमें मोस्ट कॉमनली मिलेगा कि अगर हमारे पास कुछ नेक के पेन के साथ पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं जी मैं राइट साइड पे सिर्फ इतना सा देख सकता हूँ, जबकि लेफ्ट साइड पे मैं पूरी मूवमेंट कर पाता हूँ। तो इसमें रीजन ये है कि अगर वो लेफ्ट साइड पे कंप्लीट उसकी रोटेशन है तो उस साइड पे वो नॉर्मल है, या एज कम्पेयर टू राइट साइड वो हाइपर मोबाइल है, और यहाँ पे हाइपर मोबिलिटी होगी। अब इसको हमने असेस करना है कि ये क्वालिटी जो मूवमेंट है ये किस टाइप की है। तो 3 वर्ड स्टार्ट पे जो हमने देखे थे, सी एंड फील। तो मूवमेंट को हमें फील कैसे करेंगे अपने फिंगर्स के साथ। अब हमारे हाथों में कुछ सेंसर्स होंगे, वो सेंस हमने करना है। तो लास्ट टाइम भी बताया था कि आप अपने आंखें बंद करके अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अगर फील करो तो हर जगह का हमें फील डिफरेंट महसूस होगा। तो यहाँ पे हमने जॉइंट्स की मूवमेंट करवाना है, और उस मूवमेंट से हमें ये फील होगा कि उसके अंदर किस तरह का प्रॉब्लम है। और मैं यहाँ पे आपको जो क्वालिटी मूवमेंट को जो पहला है फर्स्ट स्टॉप। फर्स्ट स्टॉप क्या होता है कि रेंजेस हम मैयर कर रहे हैं, रेंजेस मैयर करने के बाद एक लिमिट आ गई और उस लिमिट के बाद फर्दर मूवमेंट नहीं हो पा रही या रुक गई है, तो वो फर्स्ट स्टॉप है, जहाँ पे हमने ये सिंपली ऑब्जर्व किया कि मूवमेंट लिमिटेशन आना स्टार्ट हो गई है। जब मूवमेंट लिमिटेशन स्टार्ट हुई तो वो फर्स्ट स्टॉप है। अब उसके बाद हम पैसिवली मूव करवाते हैं। अगर वो पैसिव मूवमेंट हो पा रही है और वो स्मूथ है, फ्री है, आसानी से हो पा रही है, उसको हमने कंसिडर करना है कि वो क्या, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके हम ग्रेड्स वगैरह चेक करेंगे। तो जब इस तरह का प्रॉब्लम आना शुरू होगा तो हमने इन चीज़ों को फील करना है। यहाँ पे जो हमें एंड फील है इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये एंड फील क्या होता है। फर्स्ट स्टॉप आया, अब उसमें हमने उसको रिलेट करना है एंड फील के साथ। तो तैयार हो जाएं। सबसे पहला हमने सेंसर को चेक करने के लिए लास्ट टाइम जो बात की थी कि बोनी एंड फील होते हैं, इसके अलावा सॉफ्ट एंड फील है, हार्डर एंड फील है। तो यहाँ पे इसकी ये डेफिनेशन लिखी है, सेंसेशन इम्पेयर टू प्रैक्टिशनर एट द लिमिट ऑफ अवेलेबल रेंज ऑफ मूवमेंट। हमने जिस चीज़ को सेंस किया वो किस टाइप का था, और ये हमारे पास क्वालिटी टेस्ट है। हमने इससे क्वालिटी चेक करनी है, क्वांटिटी इससे चेक नहीं हो पाएगी, क्योंकि
क्वांटिटी जो है उसके लिए हमें डिफरेंट अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना पड़ते हैं जिसमें हम क्वांटिफाई कर लेते हैं, जिस तरह गोनियोमीटर के साथ हमने उसको एक नंबर दे दिया जी कि इतनी रेंज उस जॉइंट के ऊपर अवेलेबल है। अब यहाँ पे ये एक हमारे पास डायग्राम के साथ शो किया गया, अगर हम एक रेंज स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट स्टॉप यहाँ तक है और उसके बाद हमने एंड फील्ड में देखना है कि फर्स्ट स्टॉप के बाद एंड तक कहाँ पे जॉइंट मूव करता है, कहाँ तक आता है। आपको मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल छोटी सी दी थी, आप अपने आर्म को फ्लेक्स कीजिए, मेरे साथ ये करके देखिएगा। यहाँ पे ये आपने नॉर्मली फ्लेक्स कर लिया। अब इसमें जो नेक्स्ट मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूँगा, तो क्लोथिंग का बहुत ज़्यादा रोल है कि अगर आपके क्लोथिंग टाइट होगी, कपड़े टाइट हैं, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो रिलैक्स करके अपने आर्म को आप फ्लेक्स कीजिए। यहाँ पे आपकी अप्रोक्सीमेशन हो रही है सॉफ्ट टिश्यूज की, बाइसेप्स जो फ्लेक्सर्स के साथ अप्रोक्सीमेट करके यहाँ पे एक एंड फील आ गया है। अब इसके ऊपर हम ओवर प्रेशर लगा के तो मसल्स को थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो जो फिर उस प्रेशर के बाद हमारे पास जो फील हो रहा है वो फाइनल स्टॉप है। तो जो एंड फील फर्स्ट स्टॉप और फाइनल स्टॉप के दरमियान में जो हमें फील होगा वो हमारा एंड फील होगा, हर ज्वाइंट के लिए स्पेसिफिक होगा। ये जो अभी हमने एग्जांपल ली है यहाँ पे ये सॉफ्ट एंड फील है ड्यूरिंग आर्म फ्लेक्शन, और इसमें मसल्स चूंकि आपस में अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। जबकि हम अगर आर्म को एक्सटेंड करेंगे तो ड्यूरिंग एक्सटेंशन यहाँ पे हमारे जॉइंट्स अप्रोक्सीमेट हो गए हैं, यहाँ पे बोन्स अप्रोक्सीमेट कर गई हैं, तो ये हार्ड एंड फील होगा। अब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड फील, ये हमारे पास तीन मेजर यहाँ पे हमें बताए गए हैं, सॉफ्ट, उसके बाद फर्म और हार्ड एंड फील। तो जो सॉफ्ट एंड फील है ये अप्रोक्सीमेशन सॉफ्ट टिश्यू की अप्रोक्सीमेशन में हो रहा है। नी फ्लेक्शन अगर करवाएंगे तो वहां पे भी मसल अप्रोक्सीमेट करेंगे। हमारे पास स्पाइन के अंदर नॉर्मली हमें सॉफ्ट एंड फील नहीं मिलता। तो ये इस तरह के एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बातें इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी। फर्म एंड फील कैप्सूलर या लिगामेंटस स्ट्रेच के अंदर हमें फील होगा, और यहाँ पे जब भी कैप्सूल शोल्डर जॉइंट के अराउंड वहाँ पे लिमिटेशन आ रही है, पेन है, तो हमें जो एंड फील वहाँ पे मिलेगा वो फर्म एंड फील होगा। और सिमिलरली हमने नॉर्मल कैप्सूलर एंड फील, अगर वो लेस फर्म है, और नॉर्मल लिगामेंटस एंड फील जो होगा वो मोर फर्म होगा। ये डिफरेंस है कैप्सूल में और लिगामेंट में। मैं रिपीट करता हूँ, कैप्सूलर एंड फील वो लेस फर्म होगा, जबकि हमारे पास जो लिगामेंटस एंड फील होगा वो मोर फर्म होगा। ये बात याद रखिएगा। और लेस फर्म को हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं अगर हमने डॉक्यूमेंट करना हो, और हार्ड एंड फील को हम पॉजिटिव साइन के साथ शो करेंगे। अब इन तीनों तरह के जो हमारे पास एंड फील्स हैं, ये बात समझ लीजिएगा, ये हमें नॉर्मल पर्सन्स के अंदर मिलेंगे। अगर हम अपना टेस्ट करेंगे, हमें कोई भी जॉइंट हाइपोमोबिलिटी नहीं है, तो हमारे अंदर ये पैटर्न हमें जो मिलेगा ये नॉर्मल होंगे। और नॉर्मल एंड फील हमेशा पेन फ्री होता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये सबसे पहले सेंस किया जाएगा नॉर्मल पर्सन के ऊपर, और आप लोग ये खुद के ऊपर इसको प्रैक्टिस करिएगा और इसको याद भी करिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी हमें आइडिया होना चाहिए कि किस मूवमेंट में हमारे पास एंड फील किस नेचर का आता है। ये नॉर्मल है यहाँ तक। तो अब जब हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल एंड फील की, तो ये पैथोलॉजिकल एंड फील हमें किसी जब पैथोलॉजी के साथ पेशेंट हमारे पास आएगा तब मिलेंगे, और इसके लिए ओपीडी के अंदर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रैक्टिस के साथ हमें ये बात पता चलेगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेबल के अंदर बेशुमार इस पैराग्राफ में काफ़ी सारे एमसीक्यूज छुपे हुए हैं, तो वो आपने इन सब का वन बाय वन याद रखना कि स्कार टिश्यू है तो उसका लेस इलास्टिक एंड फील होगा, और उसके बाद में हमारे पास अगर मसल स्पैज्म है तो मोर इलास्टिक एंड लेस सॉफ्ट एंड फील होगा। शॉर्टन कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें फेशिया, कैप्सूल, लिगामेंट्स होते हैं, उसमें फर्मर
लेस इलास्टिक एंड फील होगा। तो देखें अब कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं, फर्म, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, और हमारे पास लेस फर्म, मोर फर्म। ये बातें हमने थियोलॉजिकली जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो इससे हमें आइडिया होता चला जाएगा, और इसमें कई कई साल लग जाते हैं थेरेपिस्ट को एक्सपर्ट होने में। लिगामेंटस इंजरी है, तो लिगामेंटस इंजरी को जो फर्स्ट स्टॉप होगा वो नॉर्मल मूवमेंट के बाद आएगा, और उसमें सॉफ्टर एंड फील होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल। बोगी एंड फील ये पैथोलॉजिकल एंड फील के अंदर ही आएंगे। हमारे पास जो डिफरेंट हैं इसके अंदर जो सॉफ्ट और हार्ड के दरमियान में एक नॉर्मल रेंज होती है कि बड़ा अजीब सा बुरबुरा सा फील होगा, और ये जो लिगामेंटस का है लास्ट में, इसे आप लोग एसीएल टीयर के पेशेंट हमारे पास मोस्ट कॉमनली रिपोर्ट करते हैं, उसके अंदर हमें ये फील होगा। तो यह यहाँ तक पैथोलॉजिकल एंड फील थे, इनके बारे में हमें अच्छी तरह आइडिया होना चाहिए। इसके बाद एक होता है एम्प्टी एंड फील। एम्प्टी एंड फील क्या है कि पेशेंट पेन के साथ हमारे पास रिपोर्ट हुआ, और हमने उसकी जो है ना टेस्टिंग करना है, और उसकी टेस्टिंग में उसे पेनफुल है तो मसल गार्डिंग हुई होगी। अब वो मसल गार्डिंग मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मसल अपने आप को प्रोटेक्टिव फेज में ले जाते हैं, और जब हम ये परफॉर्म करते हैं तो वो कहता है जी मूवमेंट को रोक दें, ये ना करें, और उसमें आप ट्रू एंड फील तक जो है चले जाते हैं, वो हमारा एम्प्टी एंड फील होगा। और एम्प्टी एंड फील कब होता है? रिस्पॉन्स है ये सीवियर पेन की वजह से, या सेकेंडरी टू मसल स्पैज, या किसी कंडीशन जिसमें फ्रैक्चर हुआ, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, या कोई साइकोजेनिक इन ओरिजिन भी हो सकता है। आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं, एम्प्टी एंड फील जिसमें पेशेंट आपको प्रॉपरली असेसमेंट ना करने दे, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो, वो पेन साइकोलॉजिकल किसी इशू की वजह से हो सकती है, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है, कोई फ्रैक्चर है, कोई इन्फेक्शन है, और वो आपको हाथ भी ना प्रॉपर लगाने दे, तो वो जो एंड फील होगा उसे हम एम्प्टी एंड फील का नाम देंगे। अब इसी तरह हमारे पास कुछ ग्रेड्स हैं, वो उसकी स्ट्रेचिंग के अंदर हम यूज़ करेंगे। बाकी इसमें इसी बात को एक्सप्लेन किया, इसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लीजिएगा। यहाँ तक अब कुछ है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन टेस्टिंग के, हमने कुछ टेस्ट करना है और उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो एक तो एक्टिव मूवमेंट्स होती हैं, वो एक्टिव मूवमेंट्स हम सबसे पहले चेक करते हैं, नॉर्मल रेंजेस मेजर करवाते हैं, और जब पेशेंट एक्टिव मूवमेंट हमने चेक कर ली तो उसके बाद हम पैसिव मूवमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स दोनों करवाने में हमें जो चीज़ों को फोकस करना होता है वो हमारे पास वही मूवमेंट्स जो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ी थी, यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल मूवमेंट्स जिसमें हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवानी है, साइड बेंडिंग रोटेशन करवानी है, और उसके हम रेंजेस चेक करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है पेनफुल आर्क का, ये अभी इसे मैं एलेबोरेट करता हूँ। ये नेक्स्ट हमारा यही है पेनफुल आर्क। और कंबाइंड मूवमेंट्स, फंक्शनल मूवमेंट्स, ये लास्ट टाइम भी बात की थी। कपल और नॉन कपल मूवमेंट जो होती हैं दोनों को हमने जो फंक्शन करवा रहे हैं, तो ड्यूरिंग फंक्शन सिर्फ एक मूवमेंट नहीं हो पाती। आइडियली हम कंसिडर करते हैं कि जी जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो वो एक एनाटॉमिकल प्लेन के अंदर मूवमेंट हो जाएगी, लेकिन जब हम रूटीन के अंदर अगर कोई एक एथलीट है वो रनिंग कर रहा है, या उसकी जो गेम है वो इस तरह की है जिसके अंदर उसे सडनली पूरा बॉडी पोस्चर चेंज करना पड़ता है, तो और नॉर्मल रूटीन में भी जब हम सिटिंग में हैं, स्टैंडिंग कर रहे हैं, तो हमारे डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं, वर्टिब्रास हैं, पूरी स्पाइन, तो वो कंबाइंड पैटर्न के अंदर मूवमेंट कर रही होती हैं, और उसमें हमारे पास कपलिंग और नॉन कपलिंग मूवमेंट्स हो रही होती हैं। तो हमने पहले आइडियली उसके स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल मूवमेंट्स को चेक करना है, और उसके बाद हम उसकी कंबाइंड मूवमेंट्स को चेक करेंगे। हमने एक क्वेश्चन आप में से किसी ने पूछा था कि पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइज करवानी चाहिए और कौन सी नहीं करवानी चाहिए, तो मैंने ये बताया था कि ड्यूरिंग असेसमेंट हमें पता चलेगा कि फ्लेक्शन में पेन है या एक्सटेंशन में पेन है। पेशेंट समटाइम्स रिपोर्ट करेंगे कि जी मैं झुकता हूँ तो मुझसे प्रॉपर झुका नहीं जाता,
और मुझसे नमाज में रुकू नहीं होता, मुझसे ज़मीन पे नहीं बैठा जाता, बहुत ज़्यादा पेन होती है। हिस्ट्री ये बता रही है कि उसे जब फ्लेक्स्ड पोस्चर में हो जाता है तो उसको पेन आता है। और जब हम उसकी एग्जामिनेशन करेंगे और असेसमेंट करेंगे तो हम ये मूवमेंट करवा के देखेंगे, उसका फंक्शन चेक करेंगे कि क्या वो प्रॉपरली परफॉर्म कर पाता है या नहीं कर पाता। तो कंबाइन मूवमेंट्स हमें पता चलेंगी और इससे आइडिया हो जाएगा कि उसका जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप का है। इसी तरह हम एक्सटेंशन करवा के भी देखेंगे, तो फ्लेक्शन बाइस उसको पेन आ रही है या एक्सटेंशन बाइस में पेन आ रही है, तो ये मूवमेंट्स करवाने का पर्पस यहाँ पे ये है। और ये इस एक सिंपल टेस्ट से हमें आइडिया हो गया। पेनफुल आर्क और पेनफुल आर्क सिंड्रोम, ये भी एक पेन हो रही होती है पेशेंट को, और वो एक्टिव रेंज के अंदर भी हो सकती है और पैसिव रेंज के अंदर भी हो सकती है। और जब हम मूवमेंट करवाते हैं तो उस मूवमेंट के दौरान पेशेंट को एक स्पेसिफिक एंगल पे पेन हुई और उस रेंज के बाद उसकी वो पेन खत्म हो गई। अब आपने पहले भी ये पूछा था जी कि हमने ये स्पाइन के अंदर समटाइम्स हमें ये इतना आइडियली ऑब्जर्व नहीं हो पाता। पेनफुल आर्क सिंड्रोम एक टिपिकल फीचर है जो शोल्डर से रिलेट किया जाता है। तो इसमें पेशेंट की रेंज उसे कहा जाता है कि अपनी आर्म को एबडक्ट करे। तो ड्यूरिंग एबडक्शन स्टार्ट पेन फ्री है, बट ड्यूरिंग एबडक्शन जब वो 80 से या 70 डिग्री से अबव लेके जाता है तो अराउंड अबाउट 120 डिग्री तक उसको पेन फील होता है। और उस 120 से अबव जब हम वो अपनी आर्म एबडक्शन करेगा तो वो पेन फ्री हो जाएगा। तो इसमें हमें ये आइडिया हुआ कि एक रेंज में एक खास एंगल पे पेन आ रहा है, उसे पेनफुल आर्क का नाम दिया जाता है। और ये सिरिक्स हमने स्टार्ट में भी बात की थी। डिफरेंट फिजियोथेरेपिस्ट ने अपना जब वर्क पब्लिश किया तो उनके नाम पे उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे, तो ये सिरिक्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया है और उसकी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। पेन सेंसिटिव टिश्यू इज बीइंग स्क्वीज्ड बिटवीन हार्ट स्ट्रक्चर। तो शोल्डर में जब एबडक्शन हो रही होती है तो वो मसल्स जो एबडक्शन करवा रहे हैं वो एक खास, जो हमने सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस रोटेटर कफ की बात की है, तो उसमें एक खास रेंज पे जो बोनी हमारे पास एंड है वहाँ पे जो मसल्स हैं वो पिंचिंग हो जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है और वो स्क्वीज हो जाते हैं। इस वजह से उस ड्यूरिंग उस मूवमेंट में वो पेन होगा। जैसे ही वो एक खास एंगल से मूव कर जाएंगे तो वो पेन फ्री हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आज का इम्पोर्टेंट है वो है कैप्सूलर पैटर्न। हमें बहुत इससे वास्ता रहेगा इस कॉन्सेप्ट से, जब भी हमने पेशेंट को डील करना होगा तो पेशेंट्स के अंदर हम ये टर्म्स को सब असेसमेंट के दौरान जब हम अपनी टेस्टिंग कर रहे होंगे तो हमने ज़रूर माइंड में रखना है। आपने मूवमेंट करवा ली, उसके बाद आपने एंड फील को ऑब्जर्व कर लिया किस टाइप का है, उसके बाद आपने उसका आर्क देख ली क्योंकि मसल इम्पिंजमेंट तो नहीं है। नेक्स्ट जो कैप्सूलर पैटर्न, इसको सिंपली मैं अगर आपको बताऊं तो किसी भी जॉइंट के ऊपर मूवमेंट लिमिटेशन एक पैटर्न के साथ आती है और वो पैटर्न उस कैप्सूल के जो स्ट्रक्चर है वो कैप्सूल किस तरह अटैच है उसके अकॉर्डिंगली होता है। अगर फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट हमारे पास आए तो फ्रोजन शोल्डर का कैप्सूलर पैटर्न ये है, एक्सटेंशन के बाद एबडक्शन, सॉरी एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। तो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में सबसे पहले एक्सटर्नल रोटेशन लिमिटेड होती है, उसके बाद पेशेंट की एबडक्शन लिमिटेड हो जाती है और थर्ड नंबर पे उसकी इंटरनल रोटेशन लिमिटेड हो जाती है। इसको रूल आउट करने के लिए बहुत सिंपल सी टेस्टिंग जो की जाती है कि पेशेंट को कमांड दी जाती है कि अपने सर को, हाथ को अपने सर के पीछे लेके जाएं। अगर तो वो इजीली ले जाता है या तो वो इसका मतलब है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो कहता है कि जी मेरा हाथ यहाँ तक आता है और इससे आगे मुझे पेन है, हम कोशिश करेंगे, एक्टिव मूवमेंट उसकी यहाँ तक है तो अभी आफ्टर एक्टिव मूवमेंट हम उसको ओवर प्रेशर लगा के पैसिव मूवमेंट करवाने की कोशिश करेंगे।
तो पैसिव मूवमेंट भी वो इससे आगे कहे कि जी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरा हाथ इससे आगे नहीं जा रहा, तो ये फर्स्ट पैटर्न है जिसमें उसकी मूवमेंट लिमिटेड हो गई है। इसके बाद एबडक्शन, वो भी सेम फॉर्मूला कि एक्टिव एक रेंज तक करेगा, उसके बाद पैसिव उसकी लिमिटेड होगी, वो नहीं करने देगा। और फिर इंटरनल रोटेशन के लिए हम उसे कमांड देंगे कि अपने हाथ को अपने बाजू के कमर के पीछे लेके जाएं, तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा। फिर हम इसके बाकी टेस्ट भी करेंगे, इम्पिंजमेंट के टेस्ट या जो शोल्डर से रिलेटेड होंगे, तो उससे आइडिया हो जाएगा कैप्सुलर पैटर्न मूवमेंट किस डायरेक्शन में लिमिटेड है। अब ये कैप्सुलर पैटर्न एंटायर कैप्सूल उससे अफेक्ट हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिक कंडीशंस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा कहता है कि एक पार्ट कैप्सूल का किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी सर्जरी की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, तो जिस कैप्सूल में यानी कि अगर ये जॉइंट है तो पूरे जॉइंट के अराउंड कैप्सूल है, तो वहाँ पे मूवमेंट लिमिटेड हो जाएगी। और इसी तरह हिप जॉइंट के ऊपर, डिफरेंट जॉइंट्स के ऊपर हमें कैप्सुलर पैटर्न मिलते हैं। और ये जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे तो प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर हर जॉइंट के अराउंड जो कैप्सुलर पैटर्न है वो हमें याद करना पड़ेगा। शोल्डर के यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने आपको बता दिया, एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, तो ये तीन जो मूवमेंट्स हैं वो शोल्डर जॉइंट में लिमिटेड होंगी, तो वो कैप्सुलर पैटर्न होगा फ्रोजन शोल्डर के लिए। इसके बाद जब हमने रोटेटोरी मूवमेंट्स को टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास कंबाइन मूवमेंट्स आएंगी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाएंगे। यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल दी गई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये बात समझ लीजिए, पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट विद ओवर प्रेशर इज नॉर्मली ग्रेटर देन द कोरस्पेंडिंग एक्टिव मूवमेंट। तो अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, आप एक्टिव मूवमेंट की है, आपने यहाँ तक आपका बाजू आया, जब आप इसके ऊपर पैसिव मूवमेंट लगाएंगे तो ये नॉर्मल से ज़्यादा होगी। तो इस बात को आपने माइंड में रखना है। ये अब बात आ गई है लोकलाइजेशन टेस्ट की, कि हमने जो टेस्ट करने हैं ये लोकलाइज होने चाहिए। हमने अगर स्पाइन की बात करेंगे तो एक सेगमेंट को लोकेट करना, और उसका हमें आइडियली पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले लोकलाइजेशन टेस्ट के अंदर जो एक बात आती है कि हमें सबसे मेन चीज़ है कि प्रॉपर पैल्पेशन आती हो। पैल्पेशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं कि पैल्पेट किस तरह किया जाता है स्पाइन को, अगर हमने सर्वाइकल रीजन को पैल्पेट करना है, थ्रेसिक को करना है, लंबर को करना है, या पेल्विक को करना है। तो ये प्रैक्टिकल का पोर्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे इस चैप्टर को आज कंप्लीट नहीं करूँगा। इसको यहाँ पे हम पॉज करके तो साथ में कुछ जो पैल्पेशन है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसमें आपको मैं आज छोटी सी असाइनमेंट भी दूंगा। वो पैल्पेशन कुछ टेक्निक्स हैं, जब हम वो स्लाइड्स में, इसमें आपको भी करवाता हूँ। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान से समझ लीजिए कि हमने जब टेस्ट करना होता है तो उस टेस्ट से वहाँ पे या तो सिम्टम्स एग्रावेट कर जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, प्रोवोक हो जाएंगे, या वहाँ पे रिलीफ मिलेगा। तो ये दो साइंस वो उस टेस्ट अप्लाई करने से, या तो पेशेंट रिलैक्स फील कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल शोल्डर नेक रीजन के अंदर हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या न्यूरोपैथी हम लेबल किया होता है जब वो रेफर होके आते हैं। रेडिकुलोपैथी के वहाँ पे उनकी रेडिएशन हो रही है, वो कहते हैं जी यहाँ से पेन स्टार्ट होती है और पूरे बाजू में यूनिलैटरल या बायलैटरल पेन है। तो हम सर्वाइकल के कुछ स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करेंगे और उसे लोकलाइज कर लेंगे कि किस सेगमेंट के अंदर प्रॉब्लम है। प्रेशर अप्लाई करेंगे हेड के ऊपर, और वो प्रेशर शिफ्ट हो रहा है सर्वाइकल वर्टिब्रास पे, सर्वाइकल सेगमेंट के ऊपर, और पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो एग्रावेट कर गए हैं, तो इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर हमने वो टेस्ट प्रेशर अप्लाई किया और पेशेंट को कोई चेंजेस फील नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि पेशेंट का प्रॉब्लम कुछ और है। सिमिलरली अगर हमने ट्रैक्शन दी है, वो ट्रैक्शन हम अपने हाथों के साथ भी दे सकते हैं, हमारे पास ट्रैक्शन कॉलर होते हैं, किसी और इसके अलावा ट्रैक्शन बेड हैं,
और ट्रैक्शन से पेशेंट रिलैक्स फील करता है, तो उसके सिम्टम्स जो है ना रिलैक्सेशन फील हुई, तो उस वजह से भी हमें आइडिया हो जाएगा कि इसका प्रॉब्लम किस टाइप का है, किस नेचर का है। तो लोकलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे ये एक स्प्रिंगिंग टेस्ट लिखा हुआ है। स्प्रिंगिंग टेस्ट है मूवमेंट ऑफ वर्टिब्रा इन वेंट्रल डायरेक्शन। हमारे पास पूरी स्पाइन है और उस स्पाइन को हमने टेस्ट करना है। मैं आपको स्पाइन एक दफ़ा दिखाता हूँ। अगर आप लोग ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं तो इसमें आपका फ़ायदा होगा। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट, Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, अपने माइक्स म्यूट कीजिए। अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये स्पाइनस प्रोसेस है। अब इन स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर या हमारे पास अगर हम एक यहाँ पे लोकेट करें तो यहाँ तक है हमारे पास T12 वर्टिब्रा, और T12 के बाद हमारे पास लंबर वर्टिब्रा स्टार्ट होते हैं L1, L2, L3, L4 और L5। अगर हम बात करें यहाँ पे L3, L4 की, और आपकी बुक में भी इसी की एग्जांपल दी गई है, तो हमने जो वर्टिब्राज हैं इसको वेंट्रल डायरेक्शन के अंदर उसकी मूवमेंट करवानी है। वेंट्रल का मतलब क्या है? एंटीरियरली। और वेंट्रोक्रेनियल अगर होगा तो एंटीरियर एंड अपवर्ड, यानी कि क्रेनियम की तरफ मूवमेंट उसकी करवानी है। तो ये हम फिंगर अपने थंब को अगर स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर यूं प्लेस कर देते हैं और इसकी मूवमेंट करवाते हैं। अब प्रॉब्लम अगर होगा L3, L4 का, और पेशेंट रिपोर्ट करता है जी उसे एक्सटेंशन में पेन है, तो अब इसके लिए हमें लोकलाइजेशन टेस्ट हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें लोकेट करना है कि किस लेवल पे प्रॉब्लम आ रहा है, और सेगमेंट को हमने पता चलाना होगा। एक बात बच्चों यहाँ पे क्लिनिकली एक टिप समझ लीजिएगा कि अक्सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करवा के आते हैं। उन्होंने अपने MRI और बाकी सारे टेस्ट परफॉर्म करवाए होते हैं, लेकिन जो अगर वेस्ट के अंदर या एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पे पेशेंट सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास चला जाता है। तो ये जो काम अगर आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा कि जी अगर आप अर्ली फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं तो आप MRI और इस तरह के खर्चों से बच सकते हैं। और ये कब होगा कि जब आपको ये जो स्पेशल टेस्ट हैं ये आइडियली एग्जैक्ट परफॉर्म करना आते होंगे। यहाँ पे हमने बात की कि जी L3, L4 सेगमेंट के ऊपर प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए हम यहाँ पे कुछ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। आपके पास पेशेंट डायरेक्ट एक्सेस के साथ आया और आपने उसकी इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन या असेसमेंट खुद की, और आपने उसके सारे ये जो हैं बातें डॉक्यूमेंट कर दी हैं, और उसके बाद आप कंफर्म करना चाहते हैं, और उस कंफर्मेशन के लिए आप एडवाइस कर सकते हैं कि जी आप जाके MRI भी करवा लें। तो उस MRI के अंदर भी वही रिपोर्ट आती है जो कि आपने लिखी थी। इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और आपके हाथों के अंदर एक अल्लाह ताला ने पूरी MRI लगा दी है कि आप अपनी असेसमेंट के साथ ये बात पता चला सकते हैं कि प्रॉब्लम किस लेवल पे है, लोकलाइज कर सकते हैं, वो कंप्रेशन होगा या वो जो भी लीजन होगा। यहाँ पे आपके सामने बुक के अंदर ये जो है एक एग्जांपल दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अंदर यही सेगमेंट की मूवमेंट की बात की गई है कि अगर L3, L4 सेगमेंट पे प्रॉब्लम है तो हम L4 सेगमेंट को वेंट्रल और क्रेनियल डायरेक्शन के अंदर मूव करवाएंगे, और उस मूवमेंट से अगर उसकी पेन इंक्रीज हो गई है, वो प्रोवोक कर रही है, और वही मूवमेंट कहते हैं कि जी दिस मूवमेंट प्रोड्यूस फ्लेक्शन इन L4, L5। अब यहाँ पे देखें कि पेशेंट कहता था जी उसे प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए कि प्रॉब्लम प्रोवोक किस तरह हो रहा है, लंबर एक्सटेंशन में प्रॉब्लम है, पीछे झुकने के अंदर उसे प्रॉब्लम आ रहा है। और L3, L4 को हम डिस्कस कर रहे हैं, और L4 को जब आप ये मूवमेंट करवाएंगे तो इसमें L3, L4 पे जो सेगमेंटल मूवमेंट है वो एक्सटेंशन है, उस वजह से यहाँ पे पेशेंट के प्रॉब्लम एग्रावेट कर रहे हैं। बट L4, L5 पे वही मूवमेंट फ्लेक्शन है। और इसी तरह जब हम L3 की बात करेंगे तो L3 पे भी वो फ्लेक्शन होगी। तो सेगमेंटल मोबिलाइजेशन किस तरह होनी है तो उसका हमें ये
लोकेशन टेस्ट से, लोकलाइजेशन टेस्ट से पता चल जाएगा। इसको यहाँ पे इस टेस्ट को एक दफ़ा आप गो थ्रू करिएगा, फिर बात ना समझ आए तो वो आप पूछ लीजिएगा। यहाँ तक हम बुक से आज रखते हैं, बाकी है तो आसान ही, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस बाकी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। मैं अभी यहाँ पे इसको वाइंड अप करता हूँ, फिर मैं आपसे स्लाइड्स शेयर करता हूँ।